हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सतीश गुरुजी में। आज हम आप लोगों के लिए संस्कृत मॉडल सेट 1 कराने जा रहे हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और यह महत्वपूर्ण सेशन रहेगा दोस्त। और इससे एकदम आपको एग्ज़ाम में टोटल प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप जितना भी प्रश्न है उसको आप ज़रूर याद कर लें और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपने कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि आपको कितना मार्क्स आता है। तो चलते हैं वीडियो में, आप लास्ट तक बने रहें। तो प्रश्न नंबर पहला है कि स्वर्णय पात्र किस मुंह से ढका हुआ है। ऑप्शन ए में कलश का, बी में सत्य का, सी में मानव का और डी में धर्म का। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा और लास्ट में भी बताइएगा आपका कितना आंसर सही हुआ। तो पहला का राइट आंसर बताइए कि स्वर्णमय पात्र किसका मुंह ढका हुआ है। देखिए, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। ऑप्शन ए में कलश, बी में सत्य का, सी में मानव का, डी में धर्म का। तो देखिए 1 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सत्य का। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का। प्रश्न नंबर 2 है कि संस्कृत में विभक्तियाँ होती है कितना। ऑप्शन ए में 5, बी में 8, सी में 7 और डी में 4। इसका राइट आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए बताइए कितना होता है विभक्तियाँ, कितना होता है संस्कृत में। ये 2 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संस्कृत में विभक्तियाँ 7 होती है। कितना होती है? 7। इसमें प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति और एक संबोधन होता है। ऐसे विभक्ति 7 होती है, संबोधन और प्रथमा सेम होता है। समझ गए? तो अगर पूछेगा कि संस्कृत में विभक्तियाँ कितना होती है, तो संस्कृत में विभक्तियाँ 7 होती है। कितना होती है? 7 होती है। प्रश्न नंबर 3 है तदत्र में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए में व्यंजन, बी में स्वर, सी में विसर्ग और डी में गुण। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। तदर्थ में कौन सी संधि है दोस्त, तो व्यंजन संधि है। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि संस्कृत शिक्षा का विग्रह क्या होगा। संस्कृतम शिक्षा, संस्कृतस्य शिक्षा, संस्कृतात शिक्षा कि संस्कृतेन शिक्षा। इन 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संस्कृत शिक्षा का विग्रह होगा संस्कृतस्य शिक्षा। अब बताइए संस्कृतस्य शिक्षा कौन सा विभक्ति है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखिए संस्कृतस्य शिक्षा जो है 6ठी विभक्ति है। कौन विभक्ति है? 6ठी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 5, नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। ऑप्शन ए में पंचमी, बी में तृतीया, सी में तृतीया। ऑप्शन ए में पंचमी, बी में तृतीया, सी में द्वितीया और डी में पंचमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीया। समझ गए ना? नाना अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीया विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 6, धारुतेर्मर्णः सूत्र का उदाहरण वाक्य है। मोहन श्यामाय संतः धारयति, हर्य रोचते भगति, रावणः रामाय असुहिति, अहम संस्कृताय अस्पृहामि। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइए। इन 6 का राइट आंसर हो जाएगा मोहन श्यामाय संतम धारयति। प्रश्न नंबर 7 है उभयतः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। इन 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीया विभक्ति। उभयतः परितः अब में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे मैं अगर कहेगा कि गांव के चारों ओर वन है, समझ गए? कहेगा कि विद्यालय के चारों ओर वन है, गांव के दोनों ओर नदी है। इस तरह से वाक्य अगर रहेगा उभयतः परितः इसमें लगता है। समझ गए? उभयतः माने दोनों, परितः माने होता है चारों ओर। याद रखिएगा, उभयतः माने दोनों और परितः माने होता है चारों ओर। तो इसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। तो अगर प्रश्न पूछेगा कि उभयतः अव्यय के योग में कौन सा विभक्ति होती है, तो द्वितीया विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 8 है संप्राप्त पद में कौन सा प्रत्यय है। इन 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्त प्रत्यय है। समझ गए? प्रश्न नंबर 9, सरसी पद का मूल रूप क्या है। सरसी पद का मूल रूप सरह, सरस,
सरसी, सरांसी। तो इसका राइट आंसर बताइए नौ का। तो देखिए 9 का राइट आंसर हो जाएगा सरस। सरसी सब पद का मूल रूप हो जाता है सरस। समझ गए। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है यदि किस धातु का रूप है? एति, यद्ध, यद्धति, इन 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए। प्रश्न नंबर 11 वच जोड़ अक्तवा से कौन सा अव्यय होगा? बदित्व, उक्तवा, उक्तम, विदितम। इन 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बदित्मा, बदित्वा। वच जोड़ अक्तवा से कौन सा अव्यय होगा? बदित्वा। प्रश्न नंबर 12 एकदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? धा, थाल, दा, तमिल। इन 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एकदा में है दा। प्रश्न नंबर 13 पति का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए पति का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए में पति, बी में पत्नी, सी में पति नाम और डी में पति। इन 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पत्नी। पति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पत्नी। प्रश्न नंबर 14 सत्यम जयते नानितम पद्यांत किस उपनिषद से संकलित है? ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेतावस्तोपनिषद। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंडकोपनिषद। देखिए सत्यम जयते नानितम सत्यन पंथा विततो देव्याना इनाम कम तस्यो हप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परमनिधानम। किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगर प्रश्न पूछेगा कि उपनिषद कितना होता है तो उपनिषद की संख्या 108 होती है। कितना होती है? 108। अगर प्रश्न पूछेगा कि उपनिषद कितना होता है तो उपनिषद 108 होता है। अगर प्रश्न पूछेगा कि श्लोक माने मंगलम पाठ में कितना उपनिषद है, सॉरी मंगलम पाठ में कितना श्लोक है तो 5 श्लोक है। समझ गए। कितना श्लोक? तो 5 श्लोक है। समझ गए। चलते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में है अपहितम का अर्थ क्या होता है? मुख, ढका हुआ, मार्ग, डी में छिपा हुआ। इन 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। ढका हुआ, अपहितम माने होता है ढका हुआ, अपहितम माने ढका हुआ। प्रश्न नंबर 16 पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। भगवान बुद्ध ने कहा था। प्रश्न नंबर 17 पाटलीग्राम किस नदी के तट पर स्थित है? 17 का राइट आंसर बहुत भी है दोस्त। तो पाटलीग्राम किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, कोसी, गंडक। इसका राइट आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से। 17 का राइट आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। समझ गए। प्रश्न नंबर 18 क्यों चलते हैं? ऐसा आसान प्रश्न है। चलिए 18 में 17 के आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि पाटलीग्राम किस नदी के तट पर स्थित है जो। अब बताइए 18 नंबर अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कृतिलता, पत्रावली, पुरुष परीक्षा, कृति पताका। इन 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलस कथा किस ग्रंथ से, नहीं ये नहीं होगा, सी होना चाहिए। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? पुरुष परीक्षा। चलिए प्रश्न नंबर 19 अलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा, हास्य कथा, धार्मिक कथा कि व्यंग्यात्मक कथा। यानी 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए ना। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अलस कथा कैसी कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। प्रश्न नंबर 20 लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायणे ... कवित्र्याणाम साहित्यम पद्यानि लभन्ते। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित। यानी रिक्त स्थान में क्या भराएगा? तो 20 में क्या भराएगा दोस्त? यानी इसका राइट आंसर 20 की क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चत्वारिशीता। आगे 21 नंबर जनक की सभा में शस्त्र कुशला कौन थी? सशस्त्र कुशला कौन थी? जनक की सभा में शस्त्र कुशला कौन थी? मैत्रेयी, गार्गी, सुलभा, शीला भंडारिका। इन 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जनक की सभा में कौन थी? शास्त्र कुशला गार्गी थी। प्रश्न नंबर 22 है कि षोड सत्य के अच्युतरायस्य हरांग्ययी त्रुमलंबा ... नाम्यक प्रौढ़े चपु काव्य क्या रचयत। इसका राइट आंसर 22 के क्या होगा? तब 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
वरदाम्बिकी परिणय। प्रश्न नंबर 23 है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? ऑप्शन ए में कवियों, बी में शास्त्रकारों, सी में कवियों और शास्त्रकारों, डी में कलाकारों। इन 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवियों और शास्त्रकारों। प्रश्न नंबर 24, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? ऑप्शन ए में 5, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इन 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? तो 2 गो संकलित है। प्रश्न नंबर 25, आप गाभी पद का अर्थ क्या होता है? सागरों से, पर्वतों से, नहरों से, नदियों से। इन 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नदियों से। आप गाभी पद का अर्थ होता है नदियों से। प्रश्न नंबर 26 है, भारत भूमि सदा किससे सेवित है? सागरों से, पर्वतों और झरनों से, नदियों से, इनमें से सभी से। देखिए भारत भूमि जो है ना, सागरों से भी है, पर्वतों से भी है, झरनों से भी है, नदियों से भी है, इन सभी से है ना, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना, सभी से सेवित है। प्रश्न नंबर 26 क्लियर। प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? समझ गए? गर्भरक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार उपेन, गर्भस्थी स्त्री की रक्षा, इनमें से सभी। इन 27 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ये गर्भरक्षा। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भरक्षा के लिए गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन किया जाता है। प्रश्न नंबर 28, देवः गीतकानि गायन्ति। प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद होगा? रेखांकित देवः मैंने कहा है के, किम, कानी। इन्हें 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना? 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा के। 29 नंबर, अकृष्य अव्यय का अर्थ क्या होगा? यानी 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खींच करके। अकृष्य अव्यय का अर्थ है खींच करके। गोल घर कहाँ है? तो पटना में। स्त्री नाम गति प्रत्यय। प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? इन 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कश्या। प्रश्न नंबर 32, गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? बताइए। गया, भागलपुर, आरा, पटना। तो गुरुद्वारा कहाँ है जी? पटना में ना है। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? गुरु भक्ति, पितृभक्ति, देव भक्ति की देशभक्ति। तब भारतवर्ष की बात कर रहा था, देव भक्ति ना होगा। इन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 34, परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? परोपकारिणी, इंस, इन, इम, टी। समझ गए? इन 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, इन हो जाएगा। परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इन होगा। आगे प्रश्न नंबर 35, रक्षका भवंती रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करें। बताइए। बलवती, बलवान, बलवंत, बलवत। इन 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलवान। बलवान रक्षका भवंती। समझ गए ना? प्रश्न नंबर 36, सान्यचा प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन है? वर्धमानम, पठितवान, पठितम, गंतत्व। बताइए 36 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्धमानम। प्रश्न नंबर 37, कोरबन में कौन सा प्रत्यय है? सानच, सत, कृतवा, तुमुन। कुब्बन में कौन सा प्रत्यय है? यानी 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए प्रश्न नंबर 38, ढक प्रत्यय से निर्मित पद निम्न में से कौन है? ढक प्रत्यय सामाजिक, स्वर्णमय, बुद्धिमान, सौंदर्यम। यानी 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिका। ढक प्रत्यय से निर्मित पद निम्न में से कौन है? सामाजिका। 39 नंबर, आगच्छः किस लकार का रूप है? आगच्छः लीट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लट लकार। बताइए 39 का राइट आंसर क्या होगा जी? देखिए सबसे पहले अगर धातु में आ लगा रहेगा ना तो एकदम पकड़ लीजिएगा, लंग लकार का रूप रहेगा। समझ गए? जब भी लंग लकार का रूप रहेगा शुरू में आ लगा रहेगा तो कौन लकार का हो जाएगा? लंग लकार। तो लंग लकार कौन क्यों होता है? भूतकाल में होता है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 40 को चलते हैं। पृथिवा, पृथिव्या पद में कौन सा विभक्ति है? पृथिव्या, तृतीया, द्वितीया, षष्ठी, सप्तमी। यानी 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सप्तमी हो जाएगा। पृथिव्या में कौन सा विभक्ति है? तो सप्तमी। तेसु पद का मूल रूप क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए एतत् तत् एत अदस, यानी 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्। अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग है? अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग है? अभी, अधि, अति, उत, यानी 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधि। अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग है? अधि। चलिए प्रश्न नंबर 43 की ओर चलते हैं। प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यहम में प्र, अप्रति की परि की परा, यानी 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रति। प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। प्रश्न नंबर 44, किस वाक्य में यत सच निधारणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? नदीषु गंगा श्रेष्ठासि, तिलेषु तैल्यम भवति, आगते रामे मोहनः गृहं गतः, रुद्रते पुत्रे पिता बनम दगाम, यानी 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नदीषु गंगा श्रेष्ठा अस्ति में यत्या निधारणम सूत्र लिया गया है। अगर किसी को श्रेष्ठा बतलाया जाए किसी में तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। अगर कहेगा कि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है तो इसमें भी कौन सी लगेगा सूत्र? यस्तच्य निधारणम, इस्तच्य निधारम। तो यहाँ है कि नदीषु गंगा श्रेष्ठा अस्ति, यानी नदियों में, गंगा में नदियों कौन है? श्रेष्ठ है। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तो जिसमें श्रेष्ठ बताया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति लगता है। तो गंगा नदियों में श्रेष्ठ है। किसमें श्रेष्ठ है? नदियों में। नदियों में तो नदी की सप्तमी विभक्ति नदीसु हो जाएगा। तो नदीसु गंगा श्रेष्ठा असि। अगर कहेगा कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, इसी तरह से अगर बनाने लगी दे देगा कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति हो जाएगा। समझ गए ना? प्रश्न नंबर 45 चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, अल्लम समर्थ के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अल्लम तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, यानी 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, है ना? चतुर्थी। अल्लम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। आगे, सह मौसम व्याकरणम अध्ययति वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? तथायुक्त चानिसिप्तम, क्रिया विशेषण द्वितीया, कालाध्यन्यरो ततंत संयोगी, अकतितंग, यानी 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालाध्यवनोत्यंते संयोगी। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? बताइए। तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी। ये तो भी आई है दोस्त, आई बताएं भी और हल्का भी है। तो 47 का राइट आंसर बताइए। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? देखिए, सबसे पहले कर्ता कारक, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगेगा, है ना? कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति, कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति, है ना? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए तो केवा विभक्ति लगेगा? तो चौथी विभक्ति लगेगा। कौन विभक्ति? चौथी विभक्ति। आगे, पीताम्बर में कौन सा समास है? बताइए। बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास। इन 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास। चलिए 49, दिग्गु समास का उदाहरण देखिए। जब भी अगर दिग्गु में संख्या आ जाए, कुछ आ जाए संख्या जैसे आएगा मार दीजिएगा दिग्गु। तो दिग्गु गोल गृहम, यथाशक्ति, अष्टाध्यायी, राम लक्ष्मण। बताइए कि इसमें कौन ऐसा है चारों ऑप्शन में कि जिसमें संख्या आया है? बताइए तो। गोल घर है, यथाशक्ति है, अष्टाध्यायी है, राम लक्ष्मणो है। बताइए 49 का आप राइट आंसर क्या होगा? बताइए। गोल घर में संख्या आया है जी? नहीं ना आया है, तो नहीं होगा। यथाशक्ति में आया है तो अव्ययभाव समास होगा। राम लक्ष्मणो ये तो द्वंद्व समास होगा। अब बताइए तो अष्टाध्यायी 8 है ना शुरू में, अष्टाध्यायी 8, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए ना? यानी 49 का आंसर सी होगा, दिग्गु समास। आगे बताइए, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? बताइए। दिग्गु समास के, तत्पुरुष समास के, द्वंद्व समास के, बहुव्रीहि समास के। यानी 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, तत्पुरुष समास के उत्तर पद प्रधान होता है। किसका जी? तो उत्तर पद प्रधान किसका होता है? तो तत्पुरुष समास का। भी आया, याद रखिएगा, उत्तर पद प्रधान किसका होता है? तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 51 है कि विश्ववास भूमि का विग्रह क्या होगा? इन 51 का राइट आंसर हो जाएगा विश्ववासस्य भूमि, विश्ववासस्य भूमि। प्रश्न नंबर 52, तदानम पद में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि। इन 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यंजन संधि। तदानम पद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 53, कबीरयम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? बताइए।
53 के। देखिए कबीर वयम संधि में आ और अंतिम में आ, ये दोनों का संधि होता है। आप बताइए आ और आ कौन सा ऑप्शन में है बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54 है कि मात्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए मात्रादेश है, यानी देखिए मात्र प्लस आदेश होगा, मात्र प्लस आदेश, मात्र प्लस आदेश के मेल से बनेगा मात्रादेश। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है, मात्र प्लस आदेश, मात्र प्लस आदेश बताइए, खोजिए ऑप्शन में बताइए। 54 का राइट आंसर क्या होगा जी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, मात्र प्लस आदेश। समझ गए, मात्रादेश। प्रश्न नंबर 55, सह प्लस गच्छति की संधि क्या होगी। सो गच्छति, सा गच्छति, सग गच्छति कि सौ गच्छति। यानी 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सो गच्छति, सह गच्छति यानी सो गच्छति, ठीक ना। प्रश्न नंबर 56, न्यायवशत किस संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि। यानी 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यन संधि। न्यायवशत किस संधि का उदाहरण है, यन संधि का। प्रश्न नंबर 57, अनाहुतः किस समास का उदाहरण है। अनाहुतः द्वंद्व, दिग्गुनयी, अव्ययी भाव समास। देखिए 57, अनाहुतः किस समास का उदाहरण है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नहीं, ये नहीं हो जाएगा जी, अनाहुतः यानी आ माने नहीं, आ माने कुछ होता है नहीं, तो जब आ माने नहीं तो नास नहीं के बाद जैसे आएगा तो नई समास में जाएगा, कुछ में जाएगा नई समास में। अनाहुतः किस समास का उदाहरण है, नई समास। प्रश्न नंबर 58, अंतरा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होते हैं। अंतरा माने होता है बीच। अब बताइए कि बीच वाला जब शब्द आएगा उसमें कौन सा विभक्ति होगा, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, द्वितीया। यानी 58 का राइट आंसर बताइए, बताए हैं। देखिए जब अंतरा यानी बीच में वाला आता है तो द्वितीया विभक्ति लगता है, समझ गए ना। आगे, रुचार्था नाम प्रिय माना सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। रुचार्था माने कुछ का अच्छा लगेगा, उसमें जब किसी को कोई चीज़ अच्छा लगता है तो उसमें कौन सा विभक्ति लगता है बताइए आप लोग, और इनमें से उदाहरण कौन होगा, समझ गए ना। तो 59 का राइट आंसर बताइए आप। देखिए 59 का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए फलानी रोचते माने उसको फल अच्छा लगता है। बालकाय मैंने चौथा व्यक्ति, बालकाय क्या व्यक्ति है, चौथा व्यक्ति, समझ गए। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, यानी बालक को फल अच्छा लगता है, समझ गए ना। यानी बालकाय फलानी रोचनते। अब यहाँ देखिए पुष्प्या स्पृहिता, तो ये नहीं होगा, अच्छा नहीं लग रहा है इसमें। सह शिक्षात पठति भी नहीं होगा। रामा मोहनाय सस्तम धार्यति भी नहीं होगा। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब किसी भी धातु में रुच अर्थ वाले शब्दों में चतुर्थी विभक्ति लगती है, समझ गए ना। यानी जिसको अच्छा लगता है, मह्यम मोदकम रोचते, मह्यम मोदकम रोचते, तो इसमें कुछ हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति लगेगा। कहे कि मुझको लड्डू अच्छा लगता है, मह्यम मोदकम रोचते, समझ गए ना। तो इस तरह के वाक्य में चतुर्थी विभक्ति लगेगा। और इस किस सूत्र का उदाहरण है, रुचार्थम प्रिय मान का उदाहरण है। यानी 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालकाय फलानी रोचनते। प्रश्न नंबर 60 हो जाएगा, आश्चर्य ... वेदानम अपाठयत, रिक्त स्थान की पूर्ति एक उचित विकल्प से करें। चत्वारः, चतस्रः, चतुरः, चत्वारः। यानी 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चत्वारः। प्रश्न नंबर 61, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है बताइए। अंत्येष्टि मैंने मरता है तब, यानी अंत्येष्टि संस्कार होता है मरणोपरांत, समझ गए ना। यानी 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 62 की ओर चलते हैं। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। संस्कार प्रायः 3, 16, 5, 6। देखिए मुख्य रूप से अगर बात किया जाए, समझ गए ना, तो मुख्य रूप से अगर संस्कार को बात किया जाए तो 5 प्रकार के होते हैं, समझ गए ना। मुख्य रूप से अगर कहेगा तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। अगर प्रायः बात किया जाए संस्कार प्रायः तब 5 प्रकार के, यही 5 को 16 में बांटा गया है, समझ गए ना। तो अगर कहेगा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं तो 16, और संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं तब 5 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 5। कहने गया जी,
5 प्रकार के। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, वेदारंभ करना, गुरु के पास जाना, मुंडन कराना। इन 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समावर्तन संस्कार में गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 कहता है उपनयनम संस्कार के अंतर्गत क्या आता है? उपनयनम संस्कार के अंतर्गत शैशव, शिक्षा, विवाह, जन्म पूर्व। इन 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा। उपनयनम संस्कार किसके अंतर्गत आता है? तो शिक्षा के अंतर्गत आता है। चलिए प्रश्न नंबर 65। नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? 5, 10, 12, 7। बताइए नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं? अब बताइए। तो नीति श्लोक में 10 गो है। कितना है? 10 गो। इन 65 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नीति श्लोक पाठ में 5 श्लोक हैं। अगर मंगला में पूछेगा तो मंगलम में भी 5 गो है, लेकिन नीति श्लोक में 10 गो है। प्रश्न नंबर 66। प्राकर्मः हंति रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करें। प्राकर्मः बताइए यहाँ पे कुछ भराएगा? अकीर्ति हंति, अनर्थ हंति, क्रोध हंति, अलक्षणम हंति। इन 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकर्मः अनर्थ हंति। यानी प्राकर्म जो है अनर्थ को दूर करता है। समझ गए ना? इन 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 67। नीति श्लोक पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है? नीति श्लोक पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है? विद्या, क्षमा, धर्म, अहिंसा। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए परम नीति श्लोक पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है? तब अगर आप विद्या पढ़ मैंने विद्या जो है परम तृप्ति है। अगर आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपको परम तृप्ति मिलता है, खुशी मिलता है, आपको चेहरा पर तो मुस्कान रहता है। इन 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68। अपृष्ठः पद का अर्थ क्या होगा? पूछे हुए, बिना पूछे हुए, पढ़े हुए कि बिना पढ़े हुए। इन 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना पूछे हुए। अपृष्ठा बहुभाषते वह बोलता है। समझ गए ना? यानी अपृष्ठा बहुभाषते, यदि बिना पूछे हुए बोले, उसे कुछ कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। मूर्ख किसे कहते हैं? जो बिना पूछे हुए बोले, जो बिना बुलाए हुए कि यहाँ चल जाए, जो अविश्वसनीय पर विश्वास करे, उसे मूर्ख कहते हैं। समझ गए ना? वही बोलता है अपृष्ठा बहुभाषते। समझ गए ना? प्रश्न नंबर 69। राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था? पिता, साथी, गुरु, माता। अब बताइए राम प्रवेश जो लड़का था, समझ गए ना, एक निर्धन परिवार से आता था और एक सभी लोग बालक में छोटा में सभी खेल रहा था। तो एक नवयुक्त शिक्षक आए थे विद्यालय में, उन्होंने इन घूमने गए और राम प्रवेश राम को उन्होंने इस गुरु ने जाकर के अध्ययन करवाया और उसको उच्च स्तर पर पहुंचाने का काम किसने किया? तो गुरु ने किया। यानी राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? तो गुरु ने दिया। चलिए प्रश्न नंबर 70। कनियसी का पद का अर्थ बताइए आप लोग। कनियसी पद का अर्थ होता है बड़ी, छोटी, पुरानी, नई। यानी 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है बताइए? गांव में, शहर में, घर में, अपने प्रांत और केंद्र प्रशासन में। यानी 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपने प्रांत में भी है और केंद्र में। यानी प्रांत माने राज्य और केंद्र सरकार में भी, भारत सरकार में भी है। समझ गए? दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके क्या किया? मरणांतरण, धर्मांतरण, मर्मांतरणम, अंतरांतरण। यानी 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धर्मांतरण। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। यानी 73 का राइट आंसर बी, गुजरात, टंकरा नामक गांव में हुआ था। कौन गांव में? तो टंकरा नामक गांव में हुआ था, गुजरात के टंकरा नामक गांव में। प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे थे? काशी, मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार। यानी 74 का राइट आंसर, जब घर को छोड़ दिए थे तो मथुरा पहुँचे थे। समझ गए ना? विहाय अव्यय का अर्थ क्या है? छोड़कर, दौड़कर, लिखकर, खेलकर। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छोड़कर।
किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्मांतरण स्वीकार किया? दलित लोग, संपन्न लोग, धार्मिक लोग, किसान लोग। इन 76 का राइट आंसर दलित लोग होगा। प्रश्न नंबर 77, मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, कोसी नदी। देखिए 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदाकिनी का अर्थ होता है गंगा नदी। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कितने श्लोक हैं? ऑप्शन ए 7, 5, 10, 8। यानी 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। 5 श्लोक है मंदाकिनी वर्णम में। 79, लाभ पद में कौन सा प्रत्यय है? घै, बत, सत, ल्यू। इन 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, घै। प्रश्न नंबर 80, नदीम अभितः प्रीतम इब रिक्त स्थान पूर्ति उचित विकल्प से करें। धरह, वृक्षः, पर्वतः, पादपः। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्वतः। नदी उभिता पर्वतः, नदी के उभिता माने दोनों ओर, अभिता है ना, अभिता है, यानी नदी अभिता पर्वतः। समझ गए हैं? ये प्रश्न नंबर 81, राजन शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति के एक वचन में क्या होगा? आप बताइए। अगर देखिए जितना भी शब्द रूप है हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, सभी का आपको शब्द रूप एक गीत के माध्यम से मिल जाएगा। अब उसको जाकर के जरूर याद करें। समझ गए ना? तो राजन शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? यानी 81 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राज्ञ। सप्तमी विभक्ति एक वचन में। समझ गए ना? इसको याद जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 82, हरति पद में कौन सा धातु है? हरति में हा, हर, धा, हन। यानी 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। तुमुन प्रत्यांत अव्यय निम्नलिखित में कौन है? तुमुन प्रत्यय। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंतुम। मानवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? मानवा में यत, त्रल, नयत, अन। अब बताइए कितना नंबर प्रश्न है जी? 84। तो 84 का ऑप्शन होगा डी, मानवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? अन। प्रश्न नंबर 45 में चलते हैं। कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? आम, डाप, चाप, टाप, ती। यानी 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाप, कोकिला। कोकिल जो टाप बराबर कोकिला, बालक जो टाप बराबर बालिका। 86, प्रायगेव यौवन दास्यमति दुर्वत आसनम, यह किसकी युक्ति है? ये देखिए इसमें बाघ बोला था। प्रायगेव यौवन दास्यमति दुर्वत आसम कौन बोला था? तो बाघ ने बोला था। बाघ के हाथ में क्या था? पत्थर था, जल था, बेलपत्र था कि कुश था? बताइए। बाघ हाथ में कुछ ले लेता था तो कुश ले लेता था। प्रश्न नंबर 88, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? सोने का कंगन, चांदी का कंगन, तांबे का कंगन कि सोने का सिक्का? तो बूढ़ा बाघ राहगीर को क्या देना चाहता था? तो सोने का कंगन। किसके बिना ज्ञान भार है? क्रिया बिना, क्रिया बिना ज्ञानम भारम, यानी क्रिया के बिना। पट्टू का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो देखिए 90 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटबी। पट्टू का स्त्रीलिंग रूप पटबी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91, सर्व प्लस्तरल से कौन सा अव्यय होगा? बताइए। तो देखिए 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरबत। कृतवंतः में कौन सा प्रत्यय है? 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्तवतु। पा धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन होगा? बताइए। तो देखिए 93 का राइट आंसर हो जाएगा पा धातु, तब पाशियत हो जाएगा। समझ गए ना? मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन है ना, बहुवचन, तब पाशियत, पाशियत हो जाएगा, पाशियत। समझ गए हैं? पाश्यसी ये हो जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन। समझ गए ना? और पाश्यता हो जाएगा मध्यम पुरुष द्विवचन, लेकिन पाश्यत हो जाएगा मध्यम पुरुष बहुवचन में। ये ऑप्शन नंबर सी। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? किस समास का पहला पद अव्यय होता है? अव्यय भाव समास का।
नहीं, 94 के ऑप्शन नंबर, किस समास का पहला पद अव्यय होता है? 94 के बी होगा, बी ए होगा। 9 प्लस इका की संधि क्या होगी? नायिका, नाविका, नायिका, नाविका। यानी 95 का राइट आंसर नाविका होगा। ततः प्लस शिव की संधि क्या होगी? ततः प्लस शिवा की संधि क्या होगी? 96 का राइट आंसर होगा तच्छिवा। 97 कर्ण किस देश का राजा था? बांग्लादेश, भंगदेश, अंगदेश, रंगदेश। देखिए 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंगदेश का राजा था। समझ गए? कर्ण, कर्ण से कौन मांगने गया था कवच कुंडल? तो इंद्र भगवान मांगने गए थे। अशांति से क्या होता है? नवनिर्माण, मानवता का विनाश, मानवता का कल्याण, मनुष्यता का उत्कर्ष। यानी 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानवता का विनाश होता है। समझ गए? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।